अरे वो सभी आ गए। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे आज, और दूसरा भाग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी ध्यान से सुनिए, और जो भी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा बता दीजिए कि क्लास का जो सो क्लास 10 का NCERT का बुक हिस्ट्री शुरू हो चुका है। आप लोग आकर के पढ़ें, और जो भी स्टूडेंट और देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आकर के अपना टाइम में पढ़ें। समय है आप मेरा 7 बजे, समय आगे पीछे हो सकता है लेकिन आप समय रखिए 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में। इसी के बीच में आपका सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाएगी। आज हम लोग दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ टॉपिक, और इसमें क्या लिखा हुआ है सभी आप लोग देख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यही है ना। फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ था, कहने का मतलब हम लोग इससे पहले कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़े थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जन्म होता है वो फ्रांस से ही जन्म होता है, समझे कि नहीं। सबसे पहली बार जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आती है, देश के प्रति प्रेम की जो भावना लोगों में आती है वो फ्रांस से ही शुरू होता है। इसीलिए हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ने को मिला है। हालांकि इस टॉपिक का डिस्कशन क्लास 9 में हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। जो भी बच्चे क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे हमसे, उनको पता होगा कि कैसे फ्रांस में क्रांति होती है, कैसे वहाँ पर बास्टिल का किला तोड़ा जाता है, समझे कि नहीं। मजदूरों के और राजाओं के बीच में ये युद्ध होता है, बहुत भयानक युद्ध चलता है। और इससे क्या होता है कि वहाँ के देश जो है फ्रांस वो राजाओं से मुक्त हो जाता है, और सभी अपना जो है सो नियम बनाने शुरू कर देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार आज हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे फ्रांस की क्रांति क्या होता है, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, इसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। और फ्रांस की क्रांति जब पढ़ लिया जाएगा तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि वहां के लोगों में राष्ट्र का विचार आ गया। राष्ट्र का मतलब देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। ऐसा देश जिसकी बाउंड्री ना घट रही है ना बढ़ रही है। कल बताए थे डिस्कशन में हम कि राष्ट्र उसी को कहा जाता है जिसकी बाउंड्री ना घटती है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा लोग रहा करते थे, राजा लोग जब शासन करते थे, उस समय उसकी बाउंड्री घटते बढ़ते रहती थी, है ना। जब राजा दूसरे देश पर कब्जा करेगा तो उसकी बाउंड्री बढ़ जाती थी। अगर दूसरे राजा के द्वारा उसको कब्जा कर लिया जाएगा तो उसकी बाउंड्री घट जाती थी। तो उस समय वो राष्ट्र नहीं कहलाता था, समझे कि नहीं, वो साम्राज्य कहलाता था, समझे ना। लेकिन राष्ट्र जब हुआ तो बाउंड्री फिक्स हो गया, इसी को कहा जाता है राष्ट्र। तो राष्ट्र का विचार किसे आया? देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। कल भी हम बताए थे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। उसको याद कैसे रखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? 1789। याद रखने का बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको एक याद रखना 1, ठीक है। इसके बाद आपका कंटिन्यू नंबर 7, 8, 9 है ना। 7, 8, 9 ये तो आप मैथ में पढ़ते होंगे ना, असेंडिंग ऑर्डर, और वही करो। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रखिए। इसके बाद 7, 8, 9 बिल्कुल याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका, कुछ नहीं, पेट में कोई दिक्कत नहीं होता है, याद रह जाएगा एकदम से। 1789 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था, यानी कि 1789 से पहले यानी कि उसी समय एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक राजा का शासन होता था जो निरंकुश हुआ करता था। कैसा शासक था? निरंकुश। निरंकुश के बारे में हम कल बताए थे क्या होता है? जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता हो, जिसकी जो है सो अपनी बोली, अपना लैंग्वेज, अपना नियम कानून होता था, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। इसी को कहा जाता है निरंकुश शासक, समझे नहीं। तो वहां पर एक निरंकुश राजा रहा करते थे। कौन थे निरंकुश राजा, बता सकते हैं आप लोग? निरंकुश राजा को बता सकते हैं? क्या नाम था? लुई 16वां। क्या? लुई 16वां। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लुई, इसके बाद 10, 5 और 1, 6, लुई 16। क्या नाम था उसका? लुई 16।
लुईस 16 एक निरंकुश शासक था और बहुत ही बर्बरता से वो लोगों के साथ पेश आता था। वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत ज्यादा मतलब अधिकार को हनन किया था वहां पर। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुआ, यानी कि इस डेट को जो फ्रांसीसी की क्रांति हुई उसमें वहां पर चेंज हो गया। क्या चीज में चेंज हुआ? राजनीतिक में और संवैधानिक में। संवैधानिक का मतलब रूल रेगुलेशन में, राजनीतिक का मतलब पॉलिटिकल में, यानी कि सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में बहुत ज्यादा चेंजिंग कर दिया। समझे कि नहीं? बदलाव जब हुआ उससे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल करके कहां चला गया? फ्रांसिस की क्रांति के पास। कहने का मतलब जब उसमें बदलाव किया, वहां के लोगों ने जब बदलाव किया तो राजा को हटा करके और सभी पब्लिक के द्वारा वहां पर शासन होने की व्यवस्था चालू हो गई। समझे कि नहीं? सभी वहां पर पब्लिक लोगों ने अपना नियम कानून बनाया, लोगों ने अपना इलेक्शन करवाया और अपने राजा को खुद चुनने का प्रयास किया। और ऐसा सबसे पहली बार फ्रांस में ही हुआ था। हस्तांतरित हो गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। सभी लोगों ने बोला कि अब एक राष्ट्र होगा, एक देश होगा जिसकी बाउंड्री फिक्स होगी, इसमें ना ही आप पढ़ने घटने की संभावना होगी और वे उसकी जो है नियम कानून बनाएंगे और इसी पर राज करेंगे। कौन बनाएंगे? वहां की जनता। समझे कि नहीं? लुईस 16वां को बहुत बेरहमी से मारा गया था, पता है ना आपको? सूली पर लटकाया गया था। कैसा सूली था तो बता ही दिए थे आपको कल। तो कहने का मतलब क्या है कि जब फ्रांस में राजनीतिक और संवैधानिक चेंज हुआ, यानी कि जब क्रांति हुई तो वहां पर हुआ क्या कि राजा को हटा करके और वहां पर पब्लिक लोगों ने अपनी सरकार चुन दिया और इसके बाद वहां पर नियम कानून अपने खुद अपने हिसाब से ही करने लगे। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कीजिएगा, इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। नोट करने वाला क्वेश्चन आ गया। कहा जाएगा कि जब फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव जब हुआ तो वहां पर किस प्रकार के माहौल तैयार हुआ। देखिए यहाँ पर क्या क्या किया गया लोगों को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, राजनीति को बदलने के लिए कौन सी नियम को लगाया गया, क्या किया गया लोगों को एक करने के लिए। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, पहले से राजाओं का सताया हुआ जो था पब्लिक, और जब देश आजाद हो गया यानी कि राजाओं से जब मुक्त हो गया तो लोगों को बोला उसको ये दिलाने के लिए, ये मतलब पहचान दिलाने के लिए वहां के लोगों ने बहुत सारा काम किया। समझे कि नहीं? क्या काम किया? क्या सबसे पहले भावना यानी कि सामूहिक पहचान की जो भावना पैदा करने के लिए क्या किया? पितृभूमि, याद नोट कीजिएगा, पितृभूमि और राजनीतिक जैसे विचारों में से एक संयुक्त समुदाय पर बल दिया। यानी कि वहां पर बोला गया कि जितने भी लोग हैं उसका अपना जमीन है, पिता का जमीन है, पितृभूमि है। हम लोग जब आजाद हुए थे देश के लिए, जब हम लोगों ने लड़े थे तो हम लोगों ने क्या बोला था? इस देश को क्या बोला था? मातृभूमि बोले थे कि नहीं? हमारी मातृभूमि है। तो भारत में इसको मातृभूमि बोला गया था, फ्रांस में इसी को पितृभूमि कहा गया था। आया समझ में? और तुम लोग इस देश का नागरिक हो, सबसे पहली बात यही बोला गया था वहां के लोगों को बोला कि तुम्हारा देश है, तुम्हारा बाबूजी का देश है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी का देश है और तुम इस देश का नागरिक हो। समझे कि नहीं? हम लोगों को बोला नहीं गया था जब हमारे देश को आजादी मिल रही थी उसमें नहीं बोला था ये आपकी मातृभूमि है, ये आपकी मातृभूमि है, मातृभूमि बोला था कि नहीं? और तुम यहाँ के नागरिक हो। तो इंडिया में मातृभूमि था, फ्रांस में पितृभूमि था। पहला चीज क्या था कि पितृभूमि, जिसको ला पैट्रिक और ले शेड्यूल्स कहा गया, यानी कि नागरिक वहां के हो तुम लोग, और इसी पर ज्यादातर बल दिया गया। यानी कि पहला पॉइंट ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? आप पहले तो उनको पढ़ाने दीजिए, इसके बाद पहला दूसरा सब टिक कर देंगे, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, जिससे एक संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त था। ये दूसरा पॉइंट, यानी कि जब पहला उसका वहां नागरिक बनाया गया और वहां पर संविधान को भी बनाया गया, अतः एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा को भी चुना गया। ये तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, जिससे पहले राजध्वज जिसने पहले राजध्वज की जगह ले ली और स्टेट जनरल का चुनाव किया गया। इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा समूह से किया जाने लगा और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया।
यानी कि वहां के लोगों को ये समझाने के लिए कि आप जो इस देश का नागरिक हैं, यही 3-4 पॉइंट्स को नोट करवाएगा, लोगों को बताएगा कि क्या कि तुम्हारा ये जमीन है, तुम इस देश का नागरिक हो और तुम्हारा अपना अधिकार होगा, तुम्हारा यहाँ पर अधिकार होगा, जीने का अधिकार होगा, खाने का अधिकार होगा, सब कुछ जितना भी यहाँ का रिसोर्स है, जितना भी संपत्ति यहाँ का है फ्रांस का, वो तुम्हारा उस पर अधिकार होगा। और क्या था, और उसके बाद जो उन्होंने एक तिरंगा झंडा को बोला कि यही मेरा तिरंगा झंडा वहां पर अप्लाई किया गया। वो तिरंगा झंडा कैसा था कि राजाओं का जो झंडा था उसको हटा करके अपना झंडा वहां पर लागू किया था लोगों ने वहां पर, समझे कि नहीं। और स्टेट जनरल को हटा दिया गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि राजा लोग जो होते थे वो स्टेट जनरल का इलेक्शन करवाता था, समझे कि नहीं। और उसमें 3 पार्ट हुआ करता था, कौन, एक पादरी, एक कुलीन और एक जज साधारण लोग, समझे कि नहीं। 3 लोग हुआ करते थे और तीनों लोगों का जो एक कहां पर बैठा करते थे, स्टेट जनरल में। और इस स्टेट जनरल को ही खत्म कर दिया, मतलब आज से कोई स्टेट प्रेसिडेंट जनरल नहीं रहेगा, आज से एक नया चीज रहेगा, नेशनल असेंबली को शुरू कर दिया गया। और इसके बाद नई स्तुतियां रची गई। स्तुति का मतलब होता है गान, उसमें सॉन्ग, नए सॉन्ग बनाए गए, है कि नहीं। वो सॉन्ग किसके आधारित पता, लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया था। आज भी हमारे देश में नया सॉन्ग बनता है कि नहीं बनता। देखिए राष्ट्रीय गान जब होता है, राष्ट्रीय गान होता है, और जब तिरंगा झंडा हम लोग जब फहराते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, उस समय देशभक्ति गाना भी बजता है कि हमारे देशवासियों ने कैसे बलिदान दिया। तो वहां पर भी ऐसे स्तुतियां गाई गई, समझे। शपथ लिया गया, शहीदों का गुणगान किया गया, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था, समझे ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं 5 नंबर में, और ये लिख सकते हैं आप 6 नंबर में। शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। यहाँ तक एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए विश्व सम्मान कानून बनाए गए। ये आप लिखे 7 नंबर में। आंतरिक यातायात 8 नंबर में आता है, यहाँ से लगे 7 नंबर। 8वां नंबर में यहाँ से लगे आंतरिक यातायात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, और भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों का यहाँ से 9 नंबर का यहाँ तक, ये 1 नंबर का यहाँ से है, 9 नंबर का यहाँ से। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोलने की लिखी जाने लगी, और वही एक राष्ट्र की एक साझा भाषा बन गई। 9 नंबर तक आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको तब तक रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए। के पास जाकर तुम लोग साझा करो और वही सब बोले जाकर, दिमाग ज्यादा नहीं खराब करो, पढ़ाई करो, समझे कि नहीं। नहीं तो ऐसे चलते रहेगा। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया था, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या किया था, घोषणा किया था, क्या किया था, किस लिए घोषणा किया था, सब लोगों को संगठित करने के लिए। स्टार्ट है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया, क्या किया घोषणा की, फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्योंकि देखिए वहां के क्रांतिकारी ने, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने इसको पूरा ऐलान किया था, सब लोगों को वादा किया था कि हम आपको वहां के निरंकुश शासन से आजादी दिलाएंगे, और दिला भी दिया। दिलाए कि नहीं दिलाया। इसके बाद और क्या किया, दूसरे शब्दों में क्या किया, फ्रांस यूरोप के अन्य देशों में जाएगा और वहां पर जो अलग अलग देश होगा उसको मदद करेगा। मतलब कि देखिए जितना भी लोग यहाँ पर हैं, भारत फ्रांस के जितने भी लोग हैं, वो क्या कीजिएगा, अगल बगल देश में जाइए, वहां पर जाने के बाद उन लोगों को मदद कीजिए। उसका ये कि निरंकुश शासन को हटा दो, राजा साहब को हटा दो, राजा साहब को हटाने की में मदद करो तुम लोग। जैसे मान लीजिए ये फ्रांस है, इसके बगल में एक देश है, ये फ्रांस है कि नहीं, फ्रांस है, इसके बगल में दूसरा देश है, क्या है, जर्मनी है। आप लोग पढ़े हुए होंगे, मैप में देखे होंगे, जर्मनी है कि नहीं। इधर बगल में आपका बेल्जियम है, यहाँ पर आपका कौन सा है, सर्बिया है, इधर भी आपका ऑस्ट्रिया हंगरी है, बहुत सारा सब देश है अगल बगल। ये बोला इधर आपका एक स्पेन देश है, क्या है, स्पेन। बोला फ्रांस में जब क्रांति आया, फ्रांस में जब यहाँ पर राजा को हटा दिया, तो इसको बोला गया, किसने बोला, वहां के जो लोग था, क्रांतिकारी लोग थे, बोला कि सुनिए आप दूसरा देश जाइए और यहाँ पर भी जाकर के लोगों को आजाद करवाइए। अब आप लोग सवाल कीजिए कि सर ऐसा क्यों कर रहा है, अपना ठिकाना नहीं है तो दूसरा का काहे ले जाकर खुदानी करे दूसरे के घर में, समझे कि नहीं।
बोला कि जाइए जर्मनी जाइए, यहाँ के लोगों को आजाद कराइए, राजा को वहां से हटाइए और वहां पर प्रजातांत्रिक लाइए, यानी कि गणराज्य वहां पर बनाइए। ऐसा इन लोगों को कहा, बोला इसको मदद कीजिए। क्यों मदद करने बोला? क्योंकि देखिए अगर मान लिया जाए फ्रांस में राजशाही खत्म हो गया, राजा का शासन खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर राजा का शासन अभी है कि नहीं? यहाँ राजा का शासन है, यहाँ भी राजा का शासन है, सभी जगह पर राजा का शासन है। तो ये सब राजा एक हो जाएगा और फ्रांस में सभी पब्लिक को मारेगा, यहाँ भी राजा का शासन लागू कर देगा। इसीलिए बोला कि अगर इसको अपने आप को अगर बचाना है, सेव करना है, अपना भविष्य को अगर सुधारना है, तो अगल बगल देश में जो भी लोग हैं उन लोगों को भी जाके समझाइए कि हमारा देश देखो आजाद हो गया, हम लोग पूरा खुशहाल हैं, तुम लोग भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ो। और ये काम आपको करना है, समझे कि नहीं? करने के लिए एगो जिम्मेवारी दे दिया वहां के लोगों को, समझे कि नहीं? क्यों दे दिया? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो आने वाला समय में फिर से फ्रांस पर राजशाही तंत्र शुरू होने की संभावना था, डर सता रहा था। अगर बगल में सब जगह हो जाएगा ना तो ऐसा सिस्टम नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में है, आपका घर में जो चीज है, आपका घर में मान लिया आज अगर त्योहार मनाया जा रहा है तो बगल वाले घर को भी बोलेगा कि तू भी त्योहार मनाओ, क्या है? ताकि हम लोग साथ में रह जाएंगे, एक के जैसा नियम बनाएंगे, है ना? आपका जिस तरह का माहौल है उसी तरह से आपके घर के पड़ोसी का भी माहौल का असर पड़ता है, समझे ना? अगर उसके घर में लोग शराब पीने सीख गया तो आपके घर में भी शराब पीने सीख जाएगा। इसीलिए अगर अपने घर को शराब पीने से मुक्ति दिलाना है तो अगल बगल वाले घरों को भी मुक्ति दिलाने की कोशिश करना, तभी तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। अन्य सबका तुम्हारा घर में अगर अगल बगल में शराब पीने वाला होगा ना, तुम्हारा घर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। सुधारना है तो पूरा मोहल्ले को सुधारना पड़ेगा, तभी सुधरेगा। मोहल्ले को कौन सुधारेगा? जो वहाँ का आदमी समझा के सुधारना पड़ेगा। तो यही काम इन लोगों को दिया गया कि जाइए आप लोग अलग अलग देशों में जाइए और वहां पर निरंकुश राजा से लड़ने के लिए जो सो लोगों को मदद कीजिए, ठीक है? जब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरा यूरोप में जब विभिन्न शहर में पहुंचा, जब फ्रांस में आजादी मिल गई, लोगों ने सरकार को हटा दिया, अपना सरकार बना लिया, अपने नियम बना लिया, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, एकदम लोग खुशहाल रहने लगे। इसकी जानकारी अगल बगल लोगों में फैल गया, यार देखो फ्रांस में कितना अच्छा शासन चल रहा है, सभी जनता वहाँ खुश है, सभी लेबर वहाँ खुश है, पूरा किसान वहाँ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो वहाँ पर जब लोगों के अलग अलग शहरों में जब इसकी खबर पहुंचा तो छात्र लोग क्या करने लगे, जो शिक्षित छात्र था, पढ़े लिखे जो छात्र थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या होता है याद रखिएगा, फ्रांस में पढ़ाए थे कि क्रांतिकारी का एक क्लब था जैकोबिन क्लब, और यही जैकोबिन क्लब ने ही निरंकुश शासन को हटाने में मदद किया था। यानी कि छोटा छोटा जो कमिटी पार्टी बना जैकोबिन क्लब के नाम से, और वही पार्टी ने क्या किया, राजा को हटाने में मदद किया था फ्रांस में। आप लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन क्लब पढ़ेंगे नहीं? तो इसकी जब खबर लोगों को मिला ना कि फ्रांस के राजा को हटा दिया, वहां का प्रजा लोग अपना शासन कर रहा है, तो जो शिक्षित लोग था बोला कि यार हम भी यहाँ पर जैकोबिन क्लब बनाएंगे और राजा को हटाएंगे। आया समझ में? तो अलग अलग देशों में क्या किया, जैकोबिन क्लब बनना भी स्थापना करने की जो गतिविधि, और उनकी गतिविधियों के अभियान में उन फ्रेंच सेनाओं को भी रास्ता तैयार कर दिया जो 1990 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, इन सभी बड़े इलाके में क्या हुआ, फ्रांस की सेना घुस गई, फ्रांस का आदमी घुस गया, समझे कि नहीं? कहाँ घुस गया? हॉलैंड में घुस गया, बेल्जियम में घुस गया, स्विट्जरलैंड में घुस गया, इटली में घुस गया। यही बगल में आपका इटली भी है, याद रखिएगा, यहीं पर बगल में इटली है। सभी जगह अगल बगल के देशों में घुस गया। कहाँ की सेना? फ्रांस की सेना। किस लिए? मदद करने के लिए। कहीं सर अगर ये घुसा तो क्या वहां का राजा सब सोया हुआ था? नहीं, सोया हुआ नहीं था, वो लोग जागल था। लेकिन क्या करता, राजा साहब अपने राजगद्दी में बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी जनता भड़क चुकी थी वहां की। कहाँ की? इन सभी जगहों की। हॉलैंड की जनता न्योता दे दिया फ्रांस के लोगों की कि भैया हमारे पास भी तुम आओ और हमारे पास में भी बताओ कि तुम लोगों ने कैसे आजादी लिया, कैसे तुम लोगों ने राजा को हराया, इसकी ट्रिक हम लोग को बताइए और उसी तरह से हम लोग भी लड़ेंगे। समझे कि नहीं? कहने का मतलब हॉलैंड का पब्लिक और बेल्जियम का पब्लिक, स्विट्जरलैंड का पब्लिक और इटली का पब्लिक, ये सभी खुश था, उसको बुला रहा था अपने पास में कि आइए ना, एकदम आराम से आइए, हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, खाने के लिए सब कुछ देंगे, एकदम सब कुछ आपको मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी। और हमको भी बताइए कि राजा से कैसे लड़ा जाता है, कैसे राजा से आप लोग लड़ करके
और इस तरह से जीत हासिल की है, समझे कि नहीं। और इस तरह से फ्रांस की जो सैनिक है उसको रास्ता साफ कर दिया, किसने, जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था इसीलिए, समझे कि नहीं। आसानी से वो लोग घुस गया कहाँ पर, बड़े बड़े इलाकों में, और घुसने के बाद क्रांतिकारी युद्धों की शुरू हो गया, क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया। जैसे फ्रांस का लोग अगल बगल देश में घुसा, लोगों ने उसको बुलाया, वहां पर गया तो वहां पर लोगों को बताया कि ऐसे काम करो राजा मान जाएगा, ऐसे काम करो राजा परेशान हो जाएगा, ये सारी चीज बताया। जैकोबिन क्लब बनवाया, ये सब कुछ क्लब बनाने के बाद क्या किया, वहां पर भी क्रांतिकारी की घटना घटने लगी। कहने का मतलब मार काट वहां पर भी मचना शुरू हो गया। और इसके साथ ही फ्रांसीसी सेना क्या किया, राष्ट्रवाद के विचारों का विदेश में ले जाने लगा। और लोगों ने बोला कि देखो अगर आप राजा से लड़ना है तो पब्लिक को पहले राष्ट्रवाद उसकी भावना पैदा करना पड़ेगा, देश के प्रति उसको प्रेम को जगाना पड़ेगा, देश के प्रति उसको भड़काना पड़ेगा, देश क्या चीज होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा लोगों को। तभी यहाँ की जनता अगर तुम्हारे साथ हो जाएगी तब तुम राजा से लड़ पाओगे। और तुम अकेले कहोगे तुम राजा से लड़ोगे ना, तो राजा के पास कई हजार सैनिक रहता है, वो आपको मार देगा। राजा का अगर कहीं 1000 सैनिक है तो तुम 1,00,000 लोग जाकर के मिल से लड़ो। कैसे हम लोग को देखो बास्टिल का किला को तोड़े थे, याद है तुम लोग को, क्लास 9 में पढ़ाए थे कि वहां के मजदूरों ने बास्टिल का किला तोड़ दिया था, तोड़ा था कि नहीं। तो एक आदमी तोड़ा था, पूरा फ्रांस का आदमी उखड़ गया था। इसीलिए बोला कि तू लोग भी ऐसा उखड़ो, पूरी जनता कसम खा लो कि हम अपना देश के लिए मर जाएंगे लेकिन इस राजा का शासन को नहीं रहने देंगे। और देश राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करो, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दो। और वहीं से राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने में उस गाने का काम किया किसने, फ्रांस के सैनिकों ने, समझे नहीं। फ्रांस के सैनिकों ने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को उसका लगाया। इसी सैनिकों में से, इसी तरह से अगल बगल वाला देश में जाने से इसमें बहुत सारी कमिटी बना। फ्रांस में बहुत सारे लोग गए, कुछ इधर सेना गया, कुछ उधर सेना गया, कुछ उधर से गया। इसमें से सबसे खतरनाक जो सेना था उसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था उसका, नेपोलियन। नेपोलियन बहुत ही खतरनाक आदमी था। उसी ने सबसे ज्यादा मतलब उसकी वो जो लोगों को समझाने में बहुत सफल हो गया, बहुत अच्छा उसको लगा, लोग ने उसको बातों को बहुत अच्छा से समझा। नेपोलियन का जो नियंत्रण था, नेपोलियन ने इसको समझाने में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर लिया। सभी लोग नेपोलियन का बोलो पूजा करने, बोलो हमारे देश में नेपोलियन आने देंगे, क्योंकि नेपोलियन एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा एक सेना था, बहुत मतलब खूंखार था, लड़ने में तेज था। और इसका जो बताया हुआ रास्ते पर जो भी चलता था ना, तो उस देश को तो आजादी जल्दी मिल जाता। तो नेपोलियन धीरे धीरे पूरा देश में पॉपुलर होने लगा। अगल बगल देशों में नेपोलियन का नाम हर कोई जानना शुरू कर दिया, समझे कि नहीं। लोगों ने बोला कि हमने देश में नेपोलियन आएगा तो हम लोग को आजादी बड़ा आराम से मिल जाएगा। सब लोगों ने नेपोलियन का इंतजार करने लगा। नेपोलियन बोला ठीक है हम आ रहे हैं कि नहीं, हम आ रहे हैं। हॉलैंड पर गया, आजादी दिला दिया, राजा को सीधा मार के भगा दिया। वहां की जनता बोला कि नेपोलियन इज ए ग्रेट पर्सन, नेपोलियन है तो सब कुछ संभव है। अभी कैसे बोलते हैं, मोदी है तो सब संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, बोलता ना। तो इसी तरह से बोला था नेपोलियन यदि है तो याद रखना, नेपोलियन है तो सब मुमकिन है, निरंकुश शासन हट जाएगा, यहाँ की जनता को खुशहाली मिल जाएगा। नेपोलियन गया और उन्होंने देखते देखते विशाल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। किसने, नेपोलियन ने। और पूरी उसने अनेक सुधार भी किया। कब्जा कैसे जमाया था, क्योंकि वो सुधार भी करता था, लोगों को बताता था ये तुम्हारा देश है यार, ये तुम्हारा जमीन है, तुम राजा के बात में कहे आ रहा है। राजा तो कुछ नहीं है, राजा को चावल उखाड़ के तुम कभी भी फेंक सकते हो, इसीलिए तुम्हारा जमीन है, तुम इस जमीन के मालिक हो, समझे कि नहीं। बहुत सुधार किया। जहां जहां वो गया था, कहने का मतलब जहां जहां उन्होंने जीता उस जगह पर जैसे उन्होंने अपना नियम बनाना शुरू कर दिया, शुरू किया। जिसने फ्रांस में पहले से ही आराम कर चुका था। फ्रांस में भी उन्होंने देखो बहुत सारा कानून लाया था ना, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग फ्रांस में कैसा कानून लाया था। वही कानून कहाँ लाया, अगल बगल देश में, जहां जहां वो जीतता, मैंने जहां जहां निरंकुश शासन को हटाता था। फ्रांस की राजतंत्र वापस लाने के लिए नेपोलियन का निसंदेश प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेश वहां का प्रजातंत्र को नष्ट किया। चलिए यहां पर एक मैप देखिए, ये है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के अगल बगल जितना भी देश है, सब देश के लोग बोला कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए।
और सब लोगों को जो धीरे धीरे कैप्चर में लाना शुरू कर दिया। किसने? फ्रांस की सेनाओं ने। और फ्रांस की सेनाओं में सबसे अहम भूमिका किसने निभाया था? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने जा करके अलग अलग देशों में जाके क्या किया? वहां के राजा के साथ लड़ाई किया। राजा भी सोचा कि यार तू फ्रांस का है, हमारे देश में आके क्या लड़ रहा है? बोला हमारी गलती नहीं, तो अपने जनता से पूछो। मेरा गलती नहीं, पूरा जनता ने हमको बुलाया है। समझे कि नहीं? बुलाया है, आजादी दिला दिया। और दिलाने के बाद क्या किया? देखिए बहुत ही घमासान मचा, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारियों का सिद्धांत का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था तर्कसंगत और कुशल बन सके। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से सुनिए। 1804 में नागरिक संहिता लाया था। ये नागरिक संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। VVI में टिक लगा लीजिए। कोई पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा। नागरिक संहिता, इसी को कहा जाता है नेपोलियन संहिता। क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। अभी रुकिए ना, अभी बताइए रहे कहां से कहां देर के बता रहे। इसी को कहा जाता है नेपोलियन की संहिता। कहा जाता है कि नहीं? अभी रुक जाओ, थोड़ा सा समझ लो। इसके नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया था? नेपोलियन संहिता ने क्या किया था? क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि नेपोलियन संहिता क्या है। समझे कि नहीं? नेपोलियन संहिता क्या है? संहिता क्या है? ठीक है, या नागरिक संहिता क्या है? समझे कि नहीं? याद रखिएगा, फ्रांस में जब नेपोलियन राजा बना था तो सबसे पहले उन्होंने एक कानून बनाया था और उसी कानून का नाम था नेपोलियन संहिता, जिसको कहा गया था नागरिक संहिता। समझे कि नहीं? अब इस नेपोलियन संहिता में क्या लिखा था, क्या चीज का जिक्र किया गया था, इसके बारे में समझना है। आपको पूछा जाए कि नेपोलियन संहिता क्या है, तो इसका आंसर यहां से शुरू होगा। क्या है? पहला नंबर का आंसर, जन्म के आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। नेपोलियन अधिकार में पहला काम इसने यही किया था। क्या किया था? कि जन्म के पर आधारित जो था विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। किसने? नेपोलियन ने। सर क्या है? देखिए उस समय क्या था फ्रांस में, अगर किसी राजा के घर में कोई बेटा पैदा होता था तो उस बेटा, वो बच्चा राजा बने या ना बने, उसको राजा ही कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था उसको। अगर कोई गरीब के घर में बेटा पैदा हुआ है तो उसको राजकुमार नहीं कहता था, उसको एक मजदूर कहा जाता था। समझ में बात को? ये एक भेदभाव था फ्रांस में। नेपोलियन ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, अगर राजा के घर में भी पैदा हुआ है तो वो भी एक फ्रांस का नागरिक होगा, अरे गरीब के घर में भी बच्चा पैदा हुआ तो वो भी एक फ्रांस का नागरिक, और दोनों को समान कर दिया। पहला नियम नेपोलियन ने यही किया था। याद हो गया? कोई दिक्कत है ना? नेपोलियन संहिता में सबसे पहला नियम क्या किया था? कि जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार जो प्राप्त था उसको खत्म कर दिया नेपोलियन ने। दूसरा क्या था? उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये दूसरा नियम था। क्या था? कानून यानी कि नियम के अनुसार, राजा के अनुसार जितना भी फ्रांस में किसी भी मजदूर का जो संपत्ति था, जमीन था, घर था, दुआ था, वो बोला कि तुम्हारा रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। कोई राजा का नहीं रहेगा, ना नेपोलियन का रहेगा। नेपोलियन का भी उस पर अधिकार नहीं रहेगा, वो तुम्हारे ऊपर अधिकार, तुम उसको रख सकते हो, उसको बेच सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, तुम्हारा अधिकार है। तुम उस पर खेती करो, चाहे उसको बंजर में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। तो अपना कमाओ, खाओ, जियो, खाओ। कहने का मतलब अपन संपत्ति का अधिकार दे दिया सब लोगों को। और यही चीज राजतंत्र में नहीं था। राजतंत्र में जमींदारों का जमीन था, जमींदार के जमीन पर किसान खेती करते थे, उसके बदले में उसको पैसा मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता। समझ में बात को? और इस चीज को नेपोलियन ने हटा दिया, मतलब कि हमारे राजा बनने के बाद ये चीज हटा दिया। किसने? नेपोलियन ने। और इसी को एक नेपोलियन संहिता में इसको नोट कर दिया। दूसरा नंबर का पॉइंट। तीसरा नंबर में क्या था? इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। कहने का मतलब क्या? इस नियम को जो है सो क्या किया कि फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन में भी लागू कर दिया गया। कहने का मतलब जहां जहां नेपोलियन कब्जा किया था अगल बगल देश में, वहां पर भी इन नियमों को लागू कर दिया। क्या चीज? कि वहां पर भी कोई जन्म लेगा तो राजकुमार नहीं कहलाएगा, वो वहां का नागरिक कहलाएगा। दूसरा कि उसका संपत्ति रहेगा, उसका जमीन है तो उसका अधिकार हो जाएगा। और तीसरा कि इसके जहां भी हम आगे जाके कब्जा करेंगे ये सब चीज
सारा चीज इसके नियम करने, याद रखना, इसी को नोट करना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब यही 3 नियम उन्होंने बनाया था, कब? नेपोलियन का संहिता के अनुसार। समझे कि नहीं? आपको पूछ देगा नेपोलियन संहिता में क्या क्या नियम का जिक्र था, ये 3 नियम जिक्र था। और इस नियम का फायदा किसको किसको हुआ था? फ्रांस को तो फायदा हो ही रहा था, इसके बाद डच को भी फायदा हुआ। डच समझते कि नहीं? डच के लोग, और देखो स्विट्जरलैंड को भी फायदा हुआ, इटली को भी फायदा हुआ, जर्मनी को भी फायदा हुआ। और इसी सब जगह पर नेपोलियन ने अपना प्रशासनिक विभाजन में सरल बना दिया, और यहाँ पर भी सामंती व्यवस्था को खत्म करके और किसानों के लिए जमीन पर जो उसको भूदासत्व का जो जागीरदारी का जो शुल्क था उसको दिलाई थी मुक्ति। कहने का मतलब इन सभी देशों पर उसको जो ये सब नियम लगा दिया, तो यहाँ की जनता खुश हो गई, बोले यार नेपोलियन तो बड़ा गजब आदमी है, ये राजा का जितना भी वो काम करता था गलत, वो सारा उसका उल्टा जवाब दे रहा। इसी ने बोल दिया कि नेपोलियन इज ए ग्रेट, बोला नेपोलियन सबसे बेहतर है। समझे कि नहीं? अगर जनता को अगर अपना हक के लिए लड़ना है, जनता को अपना हक अगर पाना है तो नेपोलियन का साथ हो जाओ, नहीं तो ये आपका राजा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। समझे कि नहीं? और इसी तरह से देखते देखते नेपोलियन पूरा यूरोप में छा गया। छाएगा नहीं? अरे इतना अच्छा नियम लगा, छाएगा नहीं? समझ में आ रहा मतलब? इसीलिए कहा जाता है नेपोलियन। अच्छा इसी बताइए, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? ये तो यूरोप का नेपोलियन है, ये यूरोप का नेपोलियन है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया था। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं पता है आप लोगों? भारत में भी एक तरह नेपोलियन जैसा एक राजा आया था, पता है? नहीं पता? उसका नाम है समुद्रगुप्त, याद रखिए। क्या नाम है उसका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समझे कि नहीं? भारत का नेपोलियन। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको यही लिखिएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को किसको कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समझे नहीं? नेपोलियन क्या है? नेपोलियन एक व्यक्ति है। समझे कि नहीं? इस व्यक्ति ने क्या किया था? फ्रांस की जब जिस समय फ्रांस के लोग रोटी के लिए मर रहा था, रोटी के लिए तड़प रहा था ना, उस समय नेपोलियन ने आकर के वहाँ की जनता को अधिकार दिलाया, वहाँ की जनता को जो बहुत अच्छा जगह पर पहुँचाया, वहाँ की जनता को खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जो अच्छा माहौल बनाया था। इसी का नाम है नेपोलियन। इस प्रकार से क्या किया था? बहुत सारा काम किया था। नोट करना कर लीजिए, हम जैसे भी नोट कर लीजिए, हम बोलेंगे नहीं सब चीज। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, नोट कर लेगा बेटा दे। चलिए इसको नोट कीजिए, क्या नेपोलियन संहिता क्या है दिखा देते, देखिए। और क्या क्या किया था नेपोलियन ने? क्या किया था? नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। प्रशासनिक विभाजन समझते हैं? प्रशासनिक विभाजन का मतलब होता है कानून, नियम कानून, यानी कि किसी का आदमी का अगर कहीं मर्डर हो जाएगा तो एक आदमी को अलग सजा मिलेगा, दूसरा आदमी को अलग सजा मिलेगा। ऐसा सजा था पहले राजा के पास। कहने का मतलब कि राजा का आदमी कहीं किसी को मर्डर कर दिया है तो उसको कुछ नहीं होता था, है कि नहीं? लेकिन एक आम आदमी किसी को मर्डर कर दे तो उसको सीधा मार देता था। तो बोला कि ये प्रशासनिक जो व्यवस्था था इसको हटा दो, ये सब नहीं, सबके लिए समान कानून नियम रहेगा। अगर कोई भी आदमी कुछ भी गलती किया है तो उसको भी वही सजा मिलना चाहिए जितना एक गरीब आदमी को सजा मिलता है, उसको भी वही सजा मिलना चाहिए। इसको नेपोलियन ने बोला, इस तरह से बनाया। सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया। सामंती मतलब क्या? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी का मतलब क्या था कि जमींदार के पास बहुत ज्यादा जमीन रहता था, वहां के आदमी लोगों को बोल दिया कि तू हमारे खेत में काम करेगा, रात में उधर है, सुबह में मेरे खेत में तू ये वाला खेत हमरा जोत देना। अब वो किसान उसको बोल ही नहीं पता कि मास्टर किसान हमने मालिक साहब हमको कितना पैसा मिलेगा, नहीं बोल पाएगा। अरे तुमको इतना औकात हो गया कि तुम हमको बोलता कितना पैसा देंगे, इतना औकात हो गया, तुमको पता नहीं राजतंत्र है ना। इस चीज को नेपोलियन ने खत्म कर दिया, बोला ना अब ये सब नहीं चलेगा। सामंत व्यवस्था खत्म। जिस जमीन पर जो किसान खेती कर रहा वो जमीन वही किसान का होगा। सामंत वो कहाँ जाएगा? चुपचाप अपने घर में बिजनेस करो, धंधा करो, टीचर बन जाओ, कुछ काम करो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या? लेकिन जमीन का अधिकार किसानों का होगा। इस चीज को खत्म कर दिया नेपोलियन ने। नेपोलियन के साथ पूरी जनता आ गई। और याद रखिएगा किसी भी देश में सबसे ज्यादा संख्या में किसाने रहता था। समझ में ना बच्चों? ज्यादा संख्या में किसान रहता था और जमींदार एक का दो छोड़ रहता था। अभी आप ही लोग गांव में देख लीजिए ना, मान लिया जाए आपके गांव में कितना आदमी को नौकरी है, मालिक के रूप में कितना आदमी? 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा है क्या? लेकिन किसान कितना है? 100 है कि नहीं है? यही सिस्टम फ्रांस में था। फ्रांस में भी बहुत सारे लोग किसान थे।
ज्यादा से ज्यादा लोग किसान थे। जमींदार अगर कहीं 20 गो गांव रहता था, एगो जमींदार, तो एक जमींदार ने 20 गांव को परेशान करके रखा था। इसीलिए पूरा जनता, पूरी पब्लिक नेपोलियन के साथ हो गया। और सरकार के साथ में कौन था? एगो जमींदार। समझे कि नहीं? जमींदार को खदेड़ के मारा जाता था, बड़ी मार मारा था नेपोलियन के सामने, समझे ना? खत्म कर दिया। और किसानों की भूदास को भी, भूदास सिस्टम को खत्म कर दिया। जागीरदारी सुख को मुक्ति दिलाई। कहने का मतलब जागीरदारी सुख दिया जाता था। अगर कोई किसान किसी के खेती पर कर रहा है तो उसको पैसा, अगर किसी का किसान का अपना अगर जमीन है तो उसको टैक्स देना पड़ता था। किसको? जमींदार को। शहर में भी उन्होंने सुधार किया। क्या सुधार किया? कि कारीगरों को अलग अलग श्रेणी में जो बटा हुआ था, बढ़िया कारीगर, छोटा कारीगर, बड़ा कारीगर, सबको खत्म करके सब बराबर रहेगा। मेहनत तो सब कोई करता है ना भाई। मान लीजिए उसके पास जानकारी कम, लेकिन मेहनत तो भी करता है। देखिएगा अभी के सिस्टम में क्या, हम लोग गांव घर में सिस्टम को बिल्कुल बदल दे। जो पढ़ा लिखा इंसान को उस सिस्टम को देखना कभी कभी दिमाग में लेता है। जो आदमी राजमिस्त्री का काम करेगा, जो ईंटा उठा गाथेगा, उसका पेमेंट ज्यादा है, लेबर का पेमेंट कम है। लेकिन ज्यादा मेहनत लेबर करता है, वो याद रखना। ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेबर। अच्छा, करनी चलाने वाला करता है मेहनत, की लेबर करता है? लेबर। नियम के अनुसार ज्यादा पेमेंट किसका होना चाहिए? लेबर का होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा ईंटा लाता है, उसको सारा व्यवसाय ईंट बटल बटल ले ईंटा रख, उसको ज्यादा पैसा है, इसको कम पैसा बेचारा। अब सर वो तो जानता है गाथने, लेबर थोड़े गा सकता है। अरे नहीं गा सकता, उसको अलग से बात है, मेहनत तो करता है। मत ज्यादा दो, बराबर तो दो, क्योंकि मेहनत ज्यादा करता है, वो ज्यादा तो मेहनत कम कर रहा है। लेकिन ये सिस्टम अभी भी है कि नहीं? आवाज उठना चाहिए, इस पर उठना चाहिए। तुम ही लोग आवाज उठा सकता है कि लेबर को ज्यादा पैसा दो, ना नहीं। मिस्त्री का पैसा कम करो, मिस्त्री का पैसा कम करो, लेबर का पैसा ज्यादा दो। लेबर ज्यादा मेहनत करता है, समझे कि नहीं? और इस सिस्टम को हटा दिया। क्या? कारीगर को और श्रेणी संघ को, नियंत्रण को हटा दिया। मतलब कोई सिस्टम ऐसा नहीं रहेगा, सबको बराबर पैसा मिलेगा, जो जितना मेहनत करे उसको इतना रहेगा। यातायात में, यानी कि आने जाने की सुविधा में भी क्या किया? संचार सुविधा में, इस पर भी लोगों को क्या किया जाता था? आने जाने की सुविधा में लोगों को टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? टैक्स। समझे कि नहीं? अगर मान लीजिए गिरिडीह जिला है कि नहीं, गिरिडीह जिला से अगर धनबाद जिला घुसेगा तो वहां पर देखना एक बॉर्डर लगा रहता है, वहां पर आपको देना पड़ेगा रोड टैक्स। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आप झारखंड से बिहार घुसो, झारखंड से बंगाल घुसो ना, आपको वहां पर निरसा एक जगह, वहां पर एक बॉर्डर लगा दिया, बैरियर लगा देता है कि अगर बंगाल में जाओगे तो पहले वहां पैसा दे दो तब जाने देंगे। ये है, लेता है कि नहीं? अभी तो बेंगावत में कर दिया, देखो जाके बेंगावत के आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, क्या दामोदर नाम है, वहां कर दिया टैक्स। तो उस प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। यातायात टैक्स शुरू करते हैं, इसको कहा जाता है यातायात टैक्स। इसको खत्म कर दिया नेपोलियन ने। बोला कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांस में कहीं भी घूमो, फ्री में घूमना, किसी को कोई टैक्स नहीं देना। जहां व्यापार करो फ्री में व्यापार करेगा, कोई टैक्स फैसिलिटी टेंशन नहीं है। सारे लोग खुश हो गए, बोले यार ये नेपोलियन तो गजबे आदमी है यार, इसके जैसा आदमी होना चाहिए संसार में, है कि नहीं? क्या किया? यातायात के साधन में सुधार दिया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों को नया नया उद्योगपति की नई नई आजादी मिल गई। ध्यान दो, किसानों ने सबसे पहली बार आजादी की मजा चखा था, व्यापारियों ने भी आजादी के मजा चख लिया था, उद्योगपतियों ने उद्योगपति को टैक्स ज्यादा देना पड़ता था। किसी भी सामान का दाम क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसको टैक्स में इतना पैसा लग जाता है कि सामान का दाम बढ़ाना पड़ता है। तो उद्योगपति जो था, यानी कि फैक्ट्री का जो मालिक था, उसको यहाँ पर जो सामान 20 रुपये में बनता था, दूसरा जगह पहुंचाते उसको 90 रुपये खर्च हो जाता था। तो काहे ना सामान को 100 रुपये में बेचेगा कि नहीं? इससे क्या होता था? उद्योगपति का सामान कम बिकता था, महंगाई बढ़ जाता था। अब क्या हुआ कि नेपोलियन ये सारा टैक्स खत्म कर दिया। 10 रुपये में सामान बना है, वहां भी ले जाने में कोई पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, खाली बस पेट्रोल डीजल जो डालिएगा वही पैसा खर्चा होगा, रोड का टैक्स नहीं। तो क्या होगा? सामान का दाम घटेगा ना, इससे पूरा जनता खुश हो गया था, पब्लिक भी खुश हो गया था, उद्योगपति भी खुश हो गया था, कारीगर भी खुश हो गया था, किसान भी खुश हो गया था, सारे लोग खुश हो गया था। सब लोग नेपोलियन के साथ मिल गए। अब बोला कि नेपोलियन बहुत ही अच्छा आदमी है। और यही सिस्टम सिर्फ फ्रांस में नहीं, यही सिस्टम जहां जहां वो गया था नेपोलियन, जिस जिस देश में गया था, हॉलैंड, बेल्जियम, जितना भी बताया ना, सभी देश में यही नियम भी लागू कर दिया। सब लोगों ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा थी। राजा तो हम लोग को इस सब चीज से तो जमा के रखा था, फ्रांस का। हाँ, फ्रांस का उद्योगपति और खास तौर पर समान वस्तु लघु उत्पादक ये सब समझने लगे थे कि एक समान कानून
टाइम हो गया का देख लो हमरा एक घंटा पड़ गया। चलो अभी थोड़ा सा मानक भार को भी कम कर दिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर इलाकों पर दूसरे इलाकों की वस्तु की पूर्ति का आवागमन की सहूलियत मिली। कहने का मतलब इस प्रकार से सारा चीज जब सिस्टम हुआ ना तो लोगों को बहुत ही गजब लगा। बोला कि यार नेपोलियन तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको तो आदमी को रहना चाहिए दुनिया में। लेकिन अब यहाँ पर शुरू होता है झंझट। ये दिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहा, कुछ ही दिनों में नेपोलियन से ही लोग दुश्मनी करने लगे। बोला सर काहे कल बताएंगे। समझ आ रहा हो तो चित्र देखो यहाँ पर।